हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज का हमारा वीडियो है गांधीवादी आंदोलन का, यह छठा सीरीज है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस पर्पस से हुआ था, उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था, जिसको कि हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ गांधी जी का जो सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में जो उपवास था, हड़न जो उनका विरोध था, उसको समझेंगे। और अंत में समझेंगे कि सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसको जानेंगे। जो गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था, किस पृष्ठभूमि में हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसको समझेंगे। और बाद में हम समझेंगे कि हरिजन उत्थान कार्यक्रम क्यों गांधी जी को चलाना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पर हमने इससे पहले लगभग 20 वीडियोस बनाए हैं और ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं इससे पूर्व के हमने सबको कवर किया है। और आप अगर ज़रूर सुनेंगे तो आपको ज़रूर उससे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, बिना विलंब किए इस वीडियोस को हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। उस समय सरकार के जो प्रमुख थे, जो वायसराय कहलाते थे, वो थे लॉर्ड इरविन। गांधी जी और इरविन की समझौता हुई थी, जिसको कि गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, जो कि 1930 में संपन्न हुआ था। गांधी इरविन समझौते का ही एक प्रावधान था कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे। मैं एक फैक्ट को करेक्ट करना चाहता हूँ। गांधी इरविन समझौता 1931 में संपन्न हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसका आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक जो सुधारों की मांग हो रही थी, उस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में बुलाया गया था। सभी भारतीय दलों को आमंत्रित किया गया था कि वो आएं और अपनी बात रखें। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो संवैधानिक सुधारों के लिए जो एक कमीशन आई थी, सैमन कमीशन 1927 में, जिसकी चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में किया था। 1927 के सैमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा करनी थी। यहाँ पर प्रथम जो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में हुआ था। बाद में इस कॉन्फ्रेंस में जब 1930 के कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा उस समय ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, जिसमें कि एक मूल बिंदु था सरकार का बहिष्कार करना। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के द्वारा इसका भी बहिष्कार किया गया था गोलमेज सम्मेलन का 1930 में, और उनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं लिया गया था। चूँकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और कांग्रेस ही भारत की जनता की वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो ऐसे में जब कोई भी वार्ता, कोई भी सम्मेलन बिना कांग्रेस के सफल हो ही नहीं सकता था। यही कारण है कि 1930 में कांग्रेस को छोड़कर के लगभग सभी पार्टियां मौजूद थीं उसमें, फिर भी यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का एक तरह से असफल रहा। और यही कारण है कि सरकार को झुक करके कांग्रेस को बुलाना पड़ा
गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इसके लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। लेकिन इस सम्मेलन का बहुत ज़्यादा कोई सक्सेसफुल इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया, जिसको हम आगे बताएंगे। इसमें एक जो मुद्दा, जो चर्चा काफ़ी रही, वो थी कि गांधी जी को, जो एक कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें भाव दिया गया, उसका वैल्यू दिया गया। ऐसा ब्रिटिश जो नेता थे उस समय के, चर्चिल जैसे नेता जो विपक्ष में उस समय थे, उसके द्वारा कहना था बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कह करके संबोधित किया। उनका मानना था कि एक देशद्रोही फकीर को इतना सम्मान देना और समान रूप से उसको ट्रीट करना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इवन जब गांधी जी ब्रिटिश पीएम से मिलने उसके सेंट पॉल पैलेस पर चढ़ रहे थे, उसकी सीढ़ियों पर, तो वहाँ के लोगों ने उसको अर्धनंगा फकीर कह करके भी उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन ये सब तो बातें थी। लेकिन जब सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में जब डिस्कशन हुई, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सांप्रदायिक विवाद था उस पर आकर के विफल हो गया। सांप्रदायिक विवाद ये रहा कि जो अलग अलग पार्टियों के लोग थे, विशेष रूप से B.R. अम्बेडकर, वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली चाह रहे थे। इसी तरह से सिख लोग, इसी तरह से ईसाई वर्ग के लोग भी अलग रूप से वो चाह रहे थे कि पृथक निर्वाचन की प्रणाली लागू की जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि अगर पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू कर दी गई दलितों के लिए, तो देश में एक तरह से एक समाज में, हिंदू समाज एक तरह से फिर से बंट जाएगा। और ब्रिटिश सरकार चाहती भी यही थी कि जो दलित वर्ग हैं उसको हिंदू समाज से काट करके एक अलग वर्ग बना दिया जाए। और इसी विवाद को लेकर के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो एक तरह से विफल हो गया। और बाद में गांधी जी एक तरह से उस सम्मेलन का बहिष्कार करके भारत वापस लौट गए और उनके द्वारा विरोध स्वरूप में द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको प्रारंभ कर दिया गया। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में आयोजित किया गया और सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात रखने का अंतिम रूप से अवसर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करते हुए ये कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। और साथ ही साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको भी सरकार के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया और गांधी जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को तक को गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरह से यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल रहा ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से और भारतीयों के भी दृष्टिकोण से। लेकिन एक मायने में यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल रहा और वो यह मायने था कि सरकार ने कांग्रेस के प्रतिनिधि को बराबरी का दर्जा दे दिया था। इससे पहले कभी भी बराबरी का दर्जा कांग्रेस को नहीं दिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि को बराबरी का दर्जा देने के कारण ब्रिटिश जो समाज था उसमें उथल पुथल मच गया था। जो ब्रिटिश जो विपक्ष के लीडर थे और यहाँ पर के जो वायसराय तक थे, वो सब भी बिल्कुल अचंभे में पड़ गए थे कि एक साधारण व्यक्ति, एक धोती पहने व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के और ब्रिटिश सम्राट के बिल्कुल समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है। आप देखेंगे कि इतिहास में जब यहाँ के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो उस समय ब्रिटिश वायसराय थे, उनके द्वारा अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखा गया था। इतना वो इस बात से मतलब चिंतित थे गांधी जी को बराबरी का दर्जा देने के कारण
कि उसने इस चिंता में अपनी बहन को एक पत्र लिखा था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बिंदु। उसने एक चिट्ठी लिखा था अपनी बहन को कि अगर गांधी जी इस धरती पर नहीं होते तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत होता। इस तरह की वो चिट्ठी अपनी बहन को संबोधित करके लिखा था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो एक कितना बड़ा एक बदलाव था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। महात्मा गांधी जी की भागीदारी, महात्मा गांधी जी का कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक पूरे समाज के लिए एक कॉन्फिडेंस की बात थी पूरे भारतीयों के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में उस वक्त लड़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड जो सेकेंड राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसकी समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था, सांप्रदायिक पंचाट जिसको हिंदी में कहते हैं। यह क्या था? 1932 में जो सरकार के द्वारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। इसकी घोषणा ब्रिटेन के जो पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड उसके द्वारा किया गया था। इस घोषणा के द्वारा एक तरह से जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो मुसलमानों के साथ साथ दलितों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, सिखों के लिए भी, महिलाओं के लिए, सब के लिए लागू कर दिया। एक तरह से मतलब कि भारतीय समाज को बिल्कुल ही तितर बितर करने का इसमें प्रयास किया गया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बांट देने का प्रयास किया गया। मतलब इसके पीछे सरकार की यही मंशा थी कि समाज को इतने टुकड़े में बांट दिया जाए ताकि उसकी जो फूट डालो और राज करो की नीति है वो सफल हो सके। हिंदू समाज आपस में लड़ सके जाए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, तो वो यही चाहते थे। इसी कारण से उसके द्वारा कम्युनल अवार्ड को लागू किया गया था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही एक तरह से भारतीय जो राजनीति था उसमें स्पार्क होने लगा। महात्मा गांधी जी जो उस समय इस चीज़ को लीड कर रहे थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा जेल से ही इसके लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया और जेल में ही उस समय वो यरवदा जेल में थे, उस जेल में ही उनके द्वारा उपवास प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन जो उस समय के बड़े लीडर थे जैसे कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनका मानना था कि एक तरह से समाधान होना चाहिए। एक तरफ से गांधी जी चाहते हैं कि पृथक निर्वाचन पद्धति दलितों के लिए लागू नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर साहब अड़े हुए थे कि नहीं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की प्रणाली ही दलितों की स्थिति में सुधार कर सकता है। और इस वजह से दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए थे। लेकिन इन बड़े नेताओं ने, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने उन दोनों को समझौते के लिए राजी कर लिया और अंत में 1932 में दोनों के बीच में महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पूना समझौता हुआ, पूना में समझौता हुआ। और इस समझौते में इस बात को बी आर अम्बेडकर द्वारा मान लिया गया कि हाँ, पृथक निर्वाचन की पद्धति ठीक नहीं है भारतीय समाज के लिए, और वो इस बात पे राजी हो गए कि पृथक निर्वाचन की प्रणाली नहीं चाहिए। और जो संसद और विधायिका में हैं उसमें केवल सीटों का आरक्षण केवल कर दिया जाना ठीक रहेगा दलित समाज के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पृथक निर्वाचन की पद्धति क्या थी, उसके बारे में बताया था। फिर भी इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि पृथक निर्वाचन की पद्धति में जो सीट जिस समुदाय के लिए रिजर्व किया जाता था वहाँ पर जो उम्मीदवार होते थे, मतलब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति, वो तो उस समाज के होते ही थे जिसके लिए सीट आरक्षित की गई है। साथ ही साथ उस उम्मीदवार को, उस व्यक्ति को वोट देने वाला भी उसी समुदाय के लोग होना चाहिए। ऐसा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था में थी। जबकि अभी जो आरक्षित जो की जाती है सीटें, उसमें व्यवस्था ये होती है कि जिस समुदाय के लिए आरक्षित की जाती है उसी समुदाय के व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन उसको वोट पूरा समाज मिल करके देता है। ऐसा नहीं कि दलितों के लिए जो सीट आरक्षित की जाती है केवल दलित वर्ग ही उसको वोट दे सकते हैं। आप लोग खुद जानते होंगे कि उस सीट पर जो आरक्षित होते हैं सभी वर्ग के लोग उसको वोट देते हैं। तो पृथक निर्वाचन की पद्धति और सीटों के आरक्षण की पद्धति में यही मूल अंतर था कि जो वोट देने वाले वर्ग थे वो भी एक तरह से डिवाइड थे पृथक निर्वाचन की प्रणाली में। तो इसी क्रम में पूना समझौता महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में संपन्न हुआ और
जो ब्रिटिश सरकार की चाल थी कम्युनल अवार्ड को ला करके भारतीय समाज को बांटने की, वो एक तरह से विफल हो गई। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक जो उपाय है उसके साथ साथ सामाजिक उपाय भी करना जरूरी है। बी आर अम्बेडकर साहब का मानना था कि राजनीतिक उपाय से ही दलितों को उत्थान हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी जी का दृष्टिकोण एक व्यापक था। उनका मानना था कि ठीक है, आप संसद और विधायिका में सीटों का आरक्षण तो करें, साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर जो बुराइयां हैं उसको भी दूर करना जरूरी है, ताकि दलितों का उत्थान हो सके। यही कारण है कि उसके द्वारा जेल के अंदर ही समाज में जो दलित वर्ग के प्रति छुआछूत की भावना थी उसके विरोध में जेल में ही 21 दिनों का उपवास रखा था उन्होंने। और जेल से निकलने पर हरिजन उत्थान के कई कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए थे। जैसे 1932 में हरिजन उत्थान के लिए उसके द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबल लीग स्थापित किया गया था, और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का उसके द्वारा प्रकाशन किया जाता था, जिसमें हरिजनों के उत्थान के लिए उनके द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए जाते थे। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन यात्रा निकाली गई। उसके तहत वो लंबी लंबी यात्राएं करके लोगों को, हरिजनों के प्रति, दलितों के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए लोगों से आग्रह करते थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसको जो समाज के जो रूढ़िवादी लोग थे उसका विरोध भी झेलना पड़ता था। उसको काले झंडे भी दिखाए जाते थे महात्मा गांधी जी को। यहाँ तक कि एक जगह पर उनके कार पर बम भी फेंका गया था। महात्मा गांधी जी ने इवन इससे भी बढ़कर के जब 1934 में बिहार में भूकंप आया था बड़े पैमाने पर, तो उसको उन्होंने स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड एक तरह से संबोधित किया गया था। मतलब कि उनका मानना था कि जो दलितों के प्रति स्वर्ण हिंदुओं का जो पाप है उसका दैवी दंड उस तरह से ईश्वर की तरफ से मिला है। खैर, उनका यह विचार था जो कि इतिहास में दर्ज है। तो आज के वीडियोज़ में हमने देखा गोलमेज सम्मेलन के बारे में, सांप्रदायिक पंचाट के बारे में, पुनः समझौता के बारे में, द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके बारे में, और हरिजन उत्थान कार्यक्रम के जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अंत में हम इस वीडियोज़ में कुछ कुछ जो फैक्ट्स है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और 1 to 1 रिवाइज करते हैं। पहला पहला प्रश्न ये कि गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ब्रिटेन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की प्रतिनिधि ग्रुप में गांधी जी शामिल हुए थे? इसका उत्तर है 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड घोषित किया गया था? इसका उत्तर है कम्युनल अवार्ड 1932 में। कम्युनल अवार्ड किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया था? इसका उत्तर है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड के तहत किस प्रकार की प्रणाली की घोषणा की गई थी? इसका उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। पुनः समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर। और पुनः समझौता कब हुई थी? इसका उत्तर है 1932। पुनः समझौता में किसके द्वारा मध्यस्थता की गई थी इन दोनों के बीच में? इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि हरिजन उत्थान कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा किस लीग की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबल लीग। गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया हरिजन उत्थान कार्यक्रम के तहत?
उसका उत्तर है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियोस में पूरा डिटेल में समझा उस समय गांधी जी के समय में जो घटित 1930 से 32 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई, उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, जो कार्यक्रम संपन्न किए गए, तो उसके बारे में समझा। अगले वीडियोस में हम फिर देखेंगे 1932 के बाद के घटनाक्रम को। इसी तरह से करते हुए हम 1947 और उसके बाद 1964 तक जो भी घटनाक्रम हुए आगे के वीडियोस में एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अपने व्यस्त शेड्यूल में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस बनाना और पढ़ाना मेरी हॉबी है एक तरह से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से जुड़ें। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मार्गदर्शन से, मेरे बताने से किसी को फ़ायदा अगर होता है और लोग अगर कामयाब होते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही आत्मीय जो संतुष्टि है और प्रसन्नता है वो मुझे मिलेगी। तो आज के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। मैंने एक इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ऑनलाइन जीएस के नाम से। आप अगर किसी प्रकार की व्यक्तिगत कोई अगर तैयारी से संबंधित कोई समस्या हो तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी यही उम्मीद रहती है। तो थैंक यू सो मच।